राम अवतार धुर्वे, दुल्लीचंद मरसकोले, राजू मरकाम, प्रहलाद धुर्वे, जयदेव इनवाती, संतोष इनवाती एवं रामस्वरूप जी एवं यहाँ पे मंच में सभी हमारे अतिथिगण, सभी मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति यहाँ पे जो उपस्थित है, मेरे सभी समाज सेवी, सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। सबसे पहले आज बहुत गर्व का विषय है कि मुझे अभी भी जानकारी मिली कि यहाँ पे आखिरी बार कार्यक्रम 7 या 8 वर्ष पहले हुआ था और आज हुआ है, और उस 7-8 वर्ष पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मेरे पिताजी यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पे फिर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। और आज चूंकि अखिल भारतीय गोंडवाना समिति, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने ये कदम उठाया कि इस गांव के लोगों को जागरूक करने का काम करें, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी समिति की ओर से मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत कि आप लोगों ने ये कदम उठाया। और बहुत गर्व की बात है कि आज हर ग्राम, हर जिले में ये जारी योजनाएं चल रही है, योजनाएं बोलूं या एक तरीके से एक नियम ही चल रहे हैं कि हम लोग लगातार जगह जगह अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम, अभी भी जैसे अगर आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, कार्यक्रम चल रहे हैं, हो भी सकता है कि अभी इसी जिले में 2-4 जगह और भी कार्यक्रम हो रहे हों। लगातार हमारे समाज के लोग, गोंडवाना आंदोलन से जुड़े लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी का कार्यक्रम करने का ये आशय रहता है कि हम लोग किसी तरह आप लोगों को जागरूक कर सके। हमारी, जैसे कि अभी चमक सरेआम जी ने आप लोगों को बताया, धर्म, संस्कृति, हमारी भाषा को लेकर, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कोई 2-3 या 4 हजार वर्ष पुरानी नहीं है। हमारी सभ्यता, गोंडी सभ्यता तकरीबन 50,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जो कि सबसे पहले गोंडवाना राज्य जो था, मध्य प्रदेश में बोल दूं या फिर पूरे भारत देश का बोल दूं, सबसे पहले इसकी पहचान ही गोंडवाना राज्य थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक संकल्प लेके निकले हैं। मेरे पिताजी भी 20 वर्ष से एक संकल्प ही लेके निकले थे कि मैं अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी भाषा को विलुप्त नहीं होने दूंगा। एक निर्णय के साथ उन्होंने इस आंदोलन में कदम रखा, एक नौकरी छोड़ी और आप सभी लोगों के बीच छिंदवाड़ा जिले में मेरे ख्याल से 90-92 सन में उन्होंने छिंदवाड़ा में आए। अपनी, क्योंकि छिंदवाड़ा में जन्म थे लेकिन वो नौकरी में छिंदवाड़ा जिले में थे। 1 वर्ष मात्र उन्होंने नौकरी की और छोड़ के वापस छिंदवाड़ा जिले आ गए, क्योंकि उस वक्त भी, आजादी को आज लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी वही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। स्थिति किस बात की? स्थिति जो दलित, हमारी जनजाति, जाति जो इतनी शोषित रहती है, हम लोगों को एक बहुत बड़ा इसका एक उदाहरण है कि हम लोगों को एक तरीके का, चूंकि हम लोग शिक्षा से वंचित रहे, मैं तो नहीं रही हूँ, मेरे पिता ने मुझे बहुत, हम लोगों को शुरू से हम लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित रखा है, क्योंकि मैं उस जगह में पैदा हुई जहाँ पे स्कूलों की सुविधाएं थी। लेकिन आज भी हम लोग बहुत सारी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे शिक्षक नहीं है, और हम लोग कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम लोग प्रेरित नहीं कर पा रहे हमारी शिक्षा के लिए। शिक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, शिक्षा है जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है, जिससे हम एक बहुत अच्छा भविष्य अपना बना सकते हैं। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान के आधार पे हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, और भी शिक्षा के अधिकार के साथ साथ भी और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो पूरी तरीके से आज लागू नहीं हुए। अगर शिक्षा के अधिकार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो यहाँ पे लागू नहीं हुए हैं, और इसके जो सरकार है, जो तत्कालीन सरकार है, वो कहीं ना कहीं कोई किसी तरह के कदम नहीं उठा रही है कि किस तरीके से हम लोगों के लिए काम कर सके, हम लोगों को विकास के लिए काम कर सके। मैं सिर्फ छिंदवाड़ा जिले की बात नहीं करूंगी, पूरे देश की बात करूंगी। आप चाहे छत्तीसगढ़ चले जाए, आप नागालैंड चले जाए, जहाँ पे आदिवासी बहुसंख्यक है, सिक्किम में है, असम में है, महाराष्ट्र में है, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और संविधान का निर्माण जब हुआ था तब आदिवासियों को एक अलग कॉलम में रखा गया था, ST, SC, OBC के लिए एक अलग कॉलम बनाए गए,
जिसमें हमारे अधिकारों की रक्षा, हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बात की गई, लेकिन कहीं तक आज तक उस लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि हमारी भाषा जो हजारों साल पुरानी है उसको मान्यता नहीं मिली। अभी आपको बताया गया कि मेरे पिताजी जब विधायक बने सबसे पहले उन्होंने ये प्रश्न उठाया, सबसे पहले उन्होंने वहां पे सवाल लगाया कि हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को भी मान्यता मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि सिंधी हो गए, चाहे जैन हो गए, चाहे मराठी हो गए, लेकिन चाहे देश में आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्र होने के बावजूद भी आज भी गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। 8वीं अनुसूची संविधान की क्या कहती है? देश में जिन जिन भाषाओं को प्राथमिकता मिली है उन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा जाए, लेकिन आज तक 8वीं अनुसूची में हमारी गोंडी भाषा को जगह नहीं मिली, जबकि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा, तेलुगु भाषा, मलयाली भाषा, सिंधी भाषा, ये सारी भाषाओं की जगह 8वीं अनुसूची में है। हम लोग संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची रखी गई, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल, आप सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिए, सबसे ज्यादा आदिवासी लोग जहाँ पे निवास करेंगे, जनजाति जहाँ पे निवास करती है वहाँ पे 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होती है। वहाँ पे कोई न्याय प्रणाली लागू नहीं होगी, वहाँ पे कोई प्रशासन लागू नहीं होगा। वो सबसे पहले प्राथमिकता उसमें ग्राम सभा को दी गई है, लेकिन 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होती कहाँ है? क्या हम लोगों को इस बात का ज्ञान है? 5वीं 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जहां पर हम लोगों से हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, वहां पर भी अगर लोग आवाज उठाते हैं अपने अधिकारों के लिए तो उनको झूठे मुकदमे पे अंदर किया जाता है। आज ये स्थिति है। स्थिति क्यों है? मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे देश में अगर धर्म संस्कृति के मामले में सबसे ज्यादा अगर समाज कोई आगे है तो वो हमारा समाज आगे है। सबसे ज्यादा आदिवासी लोग जागृत है अपनी धर्म और संस्कृति को लेकर, लेकिन उसके बाद भी क्यों हम लोग इतने ज्यादा आज भी शोषित वर्ग कहलाया जाता है? क्योंकि हम लोगों ने कभी इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की। मेरे पिता 20 वर्ष से चिल्लाते चिल्लाते चले गए कि समझो, उठो, जागो, जागरूक हो, समझो, एक वोट की कीमत को समझो। हमारे संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। सरकार क्या कर रही है हमारे संविधान के साथ? खत्म करने की साजिश में है पूरी तरीके से। और उसकी आवाज उठाने वाला कौन है वहां पर? कोई भी नहीं है वहां पे। उसका आवाज उठाने वाला बनो। नहीं बन सकते हो तो बनाओ। किसी ऐसे इंसान को चुनो जिनको भेजो जो आपके लिए लड़े, आपके अधिकारों के लिए, आपके हक के लिए। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारी वेशभूषा, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति है। मेरी पहचान मेरी संस्कृति, मेरी पहचान मेरा धर्म है। जिस धर्म में मैं पैदा हुई हूँ, आदिवासी समुदाय की लड़की हूँ, मैं बहुत गर्व के साथ बोलती हूँ। लेकिन जो दिनों दिन हमारे ऊपर जो ये आक्रमण हो रहे हैं, संस्कृति को खत्म करने की जो षड्यंत्र चल रहे हैं, अगर भारत का संविधान अगर तरीके से लागू हो गया, वो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से था, वो भी अगर हमारे में लागू होता है तो अंबानी से ज्यादा रईस हमारे गांव का एक आदिवासी होगा। क्यों होगा? क्यों होगा हमारा गांव का एक आदिवासी अमीर? क्यों होगा? आप लोगों को इस बात की जानकारी है? सबसे ज्यादा खनिज आदिवासियों की जमीनों से निकाले जाती है। पूरे देश में खनिज जो निकल रही है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कोयला हो, लेकिन हमको क्या दिया गया? तेंदुपत्ता, महुआ। आप लोग ये करिए, लेकिन 70% देश में जो हमारी खनिज निकाली जा रही है, आदिवासियों की जमीनों से निकाली जा रही है। और उसके लिए आवाज कौन उठाता है? आप लोगों की भी जानकारी में होगा, हमारे आसपास में अवैध उत्खनन चलते रहते हैं। बिल्कुल चलते हैं। परासिया में चल रहे हैं, अमरवाड़ा क्षेत्र में चल रहे हैं, इधर भी परासिया में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। बहुत सारी जानकारी है यहाँ की। उसके लिए आवाज उठाने वाला कौन है यहाँ पे? जागो, क्योंकि वो जो उत्खनन चल रहे हैं आदिवासी की जमीन पे चल रहे हैं। या तो एक ऐसी ग्राम सभा बना लीजिए आप लोग, एक ऐसी ग्राम सभा का निर्माण करिए कि अगर उत्खनन हो रहा है तो पहले ग्राम सभा से परमिशन ली जाए, ना कि किसी सरकार से परमिशन ली जाए, क्योंकि आदिवासी की जमीन है। अगर उत्खनन हो रहा है तो पहले गांव के लोगों से परमिशन ली जाए कि भाई यहाँ पे आदिवासी की जमीन पर
अब उत्खनन होने वाला है, यहाँ से खनिज निकाली जानी चाहिए, उसका 20 से 25% गांव वालों के विकास के लिए देना चाहिए। ये सभी गांव वाले इस बात का निर्माण करें, ये सभी लोग इस बात को तय करें कि अगर हमारी जमीनों का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे हमें भी लाभ मिले। नहीं मिल सकता है तो जमीन को अपने पास रखिए, अपने हक में रखिए और अच्छी खेती बाड़ी करिए, उसमें किसानी करिए, पैसे कमाइए। दूसरों के मत सोचिए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आधुनिकीकरण के नाम पे लगातार जमीनें छीनी जा रही है। बोल रहे हैं फैक्ट्री खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, हाईवे बन गए, न जाने क्या क्या बन गया। आप लोगों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या एक भी आप लोगों को अभी तक रोजगार में रखा गया? छिंदवाड़ा जिले में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आपको रोजगार दे रही है? बेरोजगारी घट के 0%, 5% हो चुकी है। ये स्थिति है देश की। पढ़ लिख रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, ये स्थिति है देश की। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। आप यहाँ बैठे थे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। भोपाल में एक मामला दर्ज कराने पहुंची थी क्योंकि एक घटना हो गई थी मेरे साथ, तो वो थोड़ा ही व्यस्त था प्रशासन वहां पे। मैंने उनको कहा कि भाई साहब थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, मुझे कहीं पे जाना है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। वो मुझसे बोलते हैं मैडम थोड़ा सा इंतजार करिए, आप तो हमारे लिए तो आवाज उठाती नहीं है। अब देखिए मैं एक अकेला कर्मचारी यहाँ पे 10 जगह देख रहा हूँ, आवेदन भी मैं ही लिखूँ, वहाँ पे उनको भी मैं ही देखूँ। तो ऐसी समस्या है। अगर सिपाहियों की कमी है तो भर्ती नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बोलते हैं गवर्नमेंट फंड में पैसा नहीं है, नौकरी लग रही है उनको देने के लिए पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ये जो आदिवासी फंड से 13 करोड़ निकाल के जो बिरसा मुंडा जयंती भोपाल में बनाई गई, वो कहाँ से आ गया? वो आदिवासियों के विकास पे नहीं लगा है। वो आदिवासियों के विकास पे बिल्कुल भी नहीं लगा है। वो 13 करोड़ जो विकास, जो इन लोग ने जो बोल दिया, 13 करोड़ रुपए बिरसा मुंडा जयंती में पहली बार देश में ऐसा कोई त्योहार बोलना चाहिए या जयंती बनाई गई है, भोपाल में पहली बार मनाया गया है। इससे पहले कभी नहीं मनाया गया। इससे पहले मेरे पिताजी ने हर्री में, अमरवाड़ा में, इन्फोटेक में मनाया था। आप सभी लोग पहुंचे होंगे वहां पे अधिवेशन में, 13वां अधिवेशन गोंडवाना का, वो उन्होंने बनाया। उसी से प्रेरित होके उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती भोपाल में बनाई और आपको एक लॉलीपॉप दे दिया गया रानी कमलावती रेलवे स्टेशन बोलकर। और हम लोग सिर्फ इतने में ही खुश हो गए कि हमारी महारानी के नाम पे स्टेशन रख दिए। और हम लोगों ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि 13 करोड़ रुपए कहाँ से आए आपके पास। हमारे आदिवासी फंड, हमारे जो बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए, हमारे विकास के लिए जो पूंजी जमा हुई थी, उन लोगों ने उनको एक रैली में निकाल दिया। एक 13 करोड़ रुपए एक रैली में खर्च हो गई। आज तक ये सवाल ना विधानसभा में उठे ना लोकसभा में उठे। अब इसके लिए चिंता का विषय इसलिए है कि हम लोग कब जागेंगे इन सब चीजों को लेकर, कि आखिर सवाल कौन करने वाला है हमारे हक और अधिकारों के लिए। मैं आप सभी युवा साथियों को बोल रही हूँ कि हमें एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है, हमें हमारे लिए ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना है जो हमारे लिए सवाल उठाए। सवाल मैं यहाँ मंचों में करूंगी, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे वो अधिकार मिले, मुझे वो हक मिले कि मैं कहीं ऐसी जगह में जाके सवाल करूं जहां पे मुझे लोग जवाब दे दो जिसका कोई औचित्य भी निकले। अगर आप लोग मेरा साथ दें, मेरे सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति, तो मैं भी मध्य प्रदेश में इतिहास रचूंगी। वो यूपी में मायावती जी ने इतिहास रचा, बंगाल में ममता बनर्जी ने इतिहास रचा, दिल्ली में मेनका गांधी ने इतिहास रचा। सभी लोग ध्यान देना, ममता बनर्जी, मायावती, मेनका गांधी सभी माँ से थे। मैं भी मोनिका भट्टी हूँ। मध्य प्रदेश में इतिहास रचने को मैं भी तैयार हूँ। अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहा तो बहुत जल्दी मैं सभी की आवाजों को बुलंद करूंगी। आवाज को बुलंद करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग जितने भी अलग अलग उसमें बटे हुए हैं सभी लोग संगठित हो जाइए। दूसरों की टांग खींचना बंद कीजिए। जैसे कि भी सरयाम जी ने आप लोगों को बताया कि हम लोग जलते बहुत है दूसरों की तरक्की से। मत जलिए। नहीं देख पा रहे हो किसी का विकास तो चुपचाप बैठ जाइए। मैंने बहुत बार एक कविता सुनी है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। लिख भी नहीं सकते हो किसी के लिए तो, लेकिन किसी का विरोध मत करो। वो भी खास कर उस व्यक्ति का जो दिन रात मेहनत कर रहा है इस आंदोलन से जुड़ के आप लोगों के लिए। क्या आपको क्या लगता है कि इसमें हम लोग जो यहाँ पे रात 1:30-2 बजने वाले हैं,
हम लोग क्या यहाँ पे कोई निजी स्वार्थ के लिए बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं 10 बजे इस गांव में पहुंच चुकी थी। मुझे पता चला कि जनता अभी पहुंची नहीं है कार्यक्रम में। मैं 2 घंटे वहां पे बैठी हूँ गांव के बाहर, सिर्फ इसलिए कि अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, आप लोगों को पहुंचा सकूं कि मेरे पिताजी क्या 20 वर्ष से कर रहे थे और आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक, कि अभी तक आप लोग जागरूक हो पाए हैं कि नहीं हो पाए। वो बिल्कुल सक्सेस हुए, बिल्कुल सफल हुए हैं इस चीज को लेके कि वो आपको धर्म संस्कृति के प्रति आपको जागरूक करके चले गए हैं। लेकिन सत्ता के प्रति कब जागरूक होंगे आप लोग? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा हमको करनी है। हम में से लोग उठ के जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे हमारे अधिकारों के लिए। हमें करनी है हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा, संविधान की रक्षा। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है एवं मैं यहाँ के सभी कार्यक्रम आयोजक समिति लोग को सादर सेवा जोहार करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्रेम स्नेह और यहाँ पर मुझे बुलाया और दिया। सभी मेरे पितृशक्ति एवं मातृशक्ति सभी को सेवा जोहार करती हूँ। सभी लोग मेरी बातों को बहुत गौर फरमाना कि मैं अगर यहाँ पे सत्ता की बात कर रही हूँ तो इसका मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि अगर हम लोग हमारे बीच से एक ऐसे सरपंच को चुनते हैं जो हमारा विकास कर सके। मुझे नहीं पता कि आपके ग्राम में कौन सरपंच है, वो आपका विकास करते हैं कि नहीं करते। अगर विकास करते हैं, आपके विकास की बात रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगली बार भी आप उन्हीं को सरपंच चुने। लेकिन अगर वो आपके विकास की बातें नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे सरपंच को चुनिए जो आपके लिए, आपके गांव के विकास के लिए काम करे। आपको पानी की समस्या ना हो, आपको बिजली की समस्या ना हो। आज भी अमरवाड़ा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। मैं वहाँ पे लगातार दौरे कर रही हूँ। वो तो मैं सिर्फ अमरवाड़ा की बात कर रही हूँ, पूरी छिंदवाड़ा जिले की बात करूँ। ऐसे कई पोल खंबे यहाँ पे आज भी हैं जहाँ पे बिजली नहीं है। ऐसे कई गाँव है जहाँ पे आज तक लाइट नहीं पहुँच पाई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग तो विधायक सांसद के पास जाएंगे नहीं, आप लोग तो अपनी बातें सरपंच को रखने वाले हैं। ऐसे सरपंच अपने साथ खड़े करिए यहाँ पे जो आपके विकास की बात करे, जो आपको छोटी छोटी जरूरत की चीजें हो गई, छोटी छोटी परेशानियां हैं, इन सारी चीजों से बाहर निकाले। हमारे हर ग्राम में स्कूल होते हैं, आप शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, आप एक आवेदन लिखे अपने सरपंच को, वो आपकी बातें आगे पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो हमारे सभी क्रांतिकारी योद्धा यहाँ पे बैठे हुए हैं जो 20 वर्ष से लगे हुए हैं इस आंदोलन के लिए, जो लगे हुए हैं शिक्षा को जागरूक हो जाए लोग, संस्कृति को लेकर जागरूक हो जाए लोग, भाषा को लेकर जागरूक हो जाए लोग। तो आप इनसे संपर्क करिए, लेकिन जागरूक रहिए। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो हॉस्पिटल की कोई भी समस्या है, आपको नहीं मिल पा रही है कोई सुविधा, तो इनसे संपर्क करिए आप, लेकिन जागरूक रहिए, बोलना सीखिए, बेहिचक बोलना सीखिए। सभी को सेवा जोहार करती हूँ मैं।